वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अनिल थत्ते जी से एक रैपिड फायर राउंड करेंगे क्योंकि उनका बर्थडे भी है, तो बर्थडे के निमित्त एक रैपिड फायर से हम शुरुआत करते हैं। अनिल जी, कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं महापालिका के चुनाव के बारे में, उसका आपका पहला इंप्रेशन क्या है? मेरा पहला इम्प्रेशन यह है कि भाजपा को इतना ज्यादा ताकत नहीं मिलनी चाहिए थी। वो पहले ही मगरूर हो चुके हैं, पहले ही लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। अभी उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, अपोजिशन से ज्यादा शिंदे और अजीत दादा की मुश्किलें बढ़ेगी। पर आपको क्या लगता है कि शिवसेना, मतलब ठाकरे बंधु जो है, उनको जो यश मिला है या मुंबई में, तो वो यश आपके हिसाब से आपको लग रहा था उतना ही मिला है कि कम सीटें मिली है? मुझे लगता है कि हम आपके साथ ही चल रहे थे। आपका तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अभिनंदन भी किया सही ये अंदाजा देने के लिए। सो आपके साथ ही चल रहे थे। मेरे को लगता है जितना वो डिजर्व करते थे उतना ही मिला है उनको। इससे ज्यादा भी मिलता तो वो भी गर्म हो जाते थे, इससे कम मिलता तो डिमोरलाइज हो जाते थे। सही मिला, इतना ही मिलना चाहिए था। पर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस को जो नजरअंदाज किया और दूर किया अपने महाविकास आघाड़ी में से, तो उसका उनको थोड़ा भुगतना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है आपको? कैसे है ना कि उन्होंने कांग्रेस को दूर नहीं किया, कांग्रेस ने उनको दूर किया, और वो इसलिए किया कि मन से उनके साथ आई। पर ऐसा है कि कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस 19 में जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने तो बहुत नाटक किए थे, वो नहीं थे। वो संजय ने राहुल को मनाया, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। वो खुद को बहुत नेशनल पार्टी समझते हैं। तो कांग्रेस से उनको भाई ज्यादा विश्वसनीय लगा, उसमें कोई गलती नहीं थी, और उसको लेने के लिए कांग्रेस दूर हो गई, ये नहीं दूर हो गई। अच्छा, शरद पवार जी की जो पार्टी है उसका लगभग वॉश आउट हो गया है इलेक्शंस में, तो आपको क्या लगा कि उद्धव जी ने उनके ऊपर अपना सारा भरोसा रख के कोई गलती की थी चुनाव के पहले? नहीं नहीं, उद्धव ने उनके ऊपर भरोसा रखा ऐसा मुझे लगा ही नहीं। क्या है ना, जो सीट आने वाली नहीं है वही उनको दी, और उन्होंने भी ऐसी सीट ली कि जहां पे कोई आने वाला नहीं है। और मेरे को लगता है कि शरद पवार ने ऐसा कैजुअली लिया है इलेक्शन, वो कहीं गए नहीं। सुप्रिया ने भी ज्यादा सीरियसनेस नहीं लिया। सर, उनके लोगों को पैसा भी नहीं आया, अपने को मालूम है, पैसा भी नहीं आया। तो मेरे को लगता है कि शरद पवार ये हार मान चुके थे, और उनकी इच्छा भी नहीं थी कि इधर कुछ ताकत लगाए। पर जब ये दो भाई एकत्र आ गए, मतलब उद्धव और राज, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, महाराष्ट्र के लोगों को, ऐसे वो लोग कह रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों का एकत्रित होना, इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है चुनाव में उनके लिए? सर, मुझे लगता नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ है। राज ठाकरे जो हैं वो पिछले टाइम कम से कम 7 आए थे, अभी तो 6 ही आई मुंबई में, और बाकी जगह एक दो आना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि उद्धव ठाकरे बच गए, मगर राज ठाकरे के लिए तो डेड एंड आ गए। राज ठाकरे जी के लिए आप डेड एंड आ गए कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलतियां की है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है या उनकी पार्टी की ये हालत हो गई है? सर, सबसे पहले बड़ी गलती उनकी है कि वो उद्धव के साथ गए। इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अनाप शनाप वक्तव्य किए। उन्होंने देवी देवताओं के बारे में भी गलत बोला, उत्तर भारतीयों के बारे में गलत बोला। उनका बेटा तो यहाँ तक बोला कि हम उधर गाड़ियां रोकेंगे और उत्तर भारतीयों को निकाल देंगे। आप समाज के पीछे, गुजरातियों के पीछे बारे में बोला। उन्होंने समाज का ऐसा एक कोई ये नहीं छोड़ा कि जिसको दुखी नहीं किया। हिंदू भी दुखी हो गए देवी देवताओं के बारे में, और वो अनाप शनाप बोलते रहते, और उनकी बॉडी लैंग्वेज निगेटिव रही, हमेशा ऐसे रहे। एक तो आखड़ है, अहंकार है, और दूसरी मजबूरी है, ऐसा जानता था। अभी ये माहौल में देवेंद्र फडणवीस का रोल अहम रहा है ये चुनाव में, तो उनके बारे में आप कुछ जरा विस्तृत में बताइए। आपको क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस एज ए लीडर, देवेंद्र फडणवीस एज ए चीफ मिनिस्टर? नहीं, मेरे को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अभी अदानी की भूमिका में है। इस तरह से, मतलब एक कॉर्पोरेट चीफ होता है ना, जिसका एक साम्राज्य होता है, उसके अदानी के 100 कंपनीज हैं, अलग अलग देशों में हैं, और सब अच्छी तरह से चल रहे, कोई लॉस में नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट लीडर है, ये कोई जनता का लीडर नहीं है। इसका मासे से कोई लेना देना नहीं है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये मुकेश अंबानी का भाई है या अदानी का भाई है। तो सक्सेसफुली उसने कॉर्पोरेट तरीके से चलाया, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, जिन लोगों को निष्ठावंत वगैरह उनको निकाल दिया, जो चाहिए उसको लिया, जहां से जिसको लेना है, वो क्रिमिनल है क्या है, काम करता है ना ले,
तो वो कॉर्पोरेट लीडर करके सक्सेस हो गए। इसकी उनकी ये जो कारखाना है भाजपा का उम्मीदवार पैदा करने का और चुन के लाने का, वो चुनाव कारखाना यशस्वी हो गया। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के जो रिलेशंस है, पर्सनल रिलेशंस, वो कैसे है आपके हिसाब से अभी? सर कैसे है ना, पहले भी कैसे थे मुझे मालूम था, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना अच्छा है, मगर ऐसा है कि ये मजबूरी है। मजबूरी देवेंद्र फडणवीस जी की या एकनाथ शिंदे जी की? दोनों की। अच्छा। दोनों की मजबूरी है। कैसे है ना कि देवेंद्र फडणवीस अपने बलबूते पर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी, और इनको भी पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी। 1 साल लगाया सर उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस मुझे 2 बार बोले, संजय 10 बार बोला मुझे कि अरे इनको बोलो टूटने के लिए, टूट नहीं रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, और ये उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी राजी थे बाद में तो। मगर ऐसा हुआ कि उनको लगा कि अभी कांग्रेस इसके साथ बीजेपी के साथ जाएंगे तो भवितव्य होगा, और अमित शाह ने उनको अच्छी हवा दी, बोले मुख्यमंत्री बने रहोगे, करके आए। मगर ये मजबूरी है, दोनों अंदर से एक दूसरे के प्रति वो कभी कभी ये रहते हैं ना, जुड़े रहते हैं, संसार करते हैं मगर आसार रहता है, वैसा है ये संसार जो है लोगों के लिए, अंदर से गुस्सा ही है। आज मुझे सवेरे किसी ने बताया कि उद्धव ठाकरे के जो 65 लोग हैं, राज ठाकरे के 71 लोग हो गए, और अगर एकनाथ शिंदे उनके साथ जुड़ गए और कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया तो सत्ता उनके हाथ में मुंबई की जा सकती है। ऐसा होगा? एकनाथ शिंदे बहुत होशियार आदमी है। एक महापालिका है चुटुकबर, जिसमें मैक्सिमम साल में 15,000 करोड़ मिलता है, उसमें उद्धव 10,000 करोड़ खा जाएगा, इनके वाटे में कुछ नहीं आएगा। पूरे महाराष्ट्र की तिजोरी उनके हाथ में, पूरा महाराष्ट्र हाथ में है। तो मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद छोड़ के ये महापौर उप महापौर के चक्कर में थोड़े फंसेंगे। ये लोग मूर्ख है जो ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। बहुत होशियार है वो जुड़े रहेंगे भाजपा से, और दुनिया में भाजपा आ रही है, और ये जो डूबता जहाज है वहां कहाँ जाएंगे। अजीत दादा की क्या भूमिका रहेगी आगे चल के? अभी सर कैसे है ना, अजीत दादा ने बोल दिया था, एकनाथ जी ने मुझे बताया, मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि ये इलेक्शन के बाद शरद पवार और वो एक हो रहे, दिल्ली में वो जा रहे। अभी कल अजीत दादा बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो झूठ है। शरद पवार आ रहे हैं, और अभी ये पानीपत के बाद तो पक्का आएंगे, वो दोनों एक हो जाएंगे। सुप्रिया को केंद्र में जाना है पक्का, शरद पवार को राज्यसभा में जाना है, उनको भी भेजना है अपने को, या तो कोई और पद दे देंगे बड़ा, उसके बारे में अभी नहीं बोलना अच्छा। मगर अभी शरद पवार पहले 90 थे और ये 10 थे, अभी शरद पवार 10 हो गए और अजीत दादा 90 हो गए। अच्छा, आखिरी सवाल, एमआईएम को काफी अच्छी मात्रा में जीत मिली है ये चुनाव में, तो एमआईएम का उभर के आना आपको क्या लगता है, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है या खतरा है? बहुत अच्छा हो गया, मैं इतना खुश हूं। जैसे मैम के लोग आ रहे थे ना, तो असल में ऐसा है कि वो बुरा लगता था करके मैंने पेड़े नहीं बांटे, ये तो पेड़े बांटने वाला था। क्यों मालूम है? इससे भाजपा वाले जाग जाएंगे, इससे हिंदू जाग जाएंगे, और पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स, ध्रुवीकरण मतों का होने के लिए एक खतरा होने की जरूरत है। जैसे पाकिस्तान है करके हिंदुस्तान है, सही बात है। पाकिस्तान अगर निकल गया है तो हिंदुस्तान साथ में हिंदू रखने को प्रॉब्लम होगा, जाति में कलह होगा। फिर हम पाकिस्तान का नाम लेते तो हिंदुस्तान बन जाते हैं। वैसे हिंदुओं को हिंदू बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, और इतना पावरफुल हो गए कि हिंदू में बले बले हो गए। अभी जाग जाएंगे, साथ आ जाएंगे, और वो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, अब सही मात्रा में होगा, क्योंकि एमआईएम कल मुंबई का महापौर पे आ जाएगा बुरखा वाली। बहुत आनंद हुआ मुझे उनके से। दोस्तों 1 मिनट, जाते जाते मैं सबसे आपको बधाई देना चाहता हूँ, सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, मेरा आज 76वां साल पूरे करके 77 में मैंने पदार्पण किया है। आप सबकी शुभकामनाएं हो, कमेंट में आप जरूर मुझे साथ दीजिए। धन्यवाद।